प्यारे साथियों नमस्कार, मैं डिवी सर आप सभी लोगों का मैथ की दुनिया 01 में एक बार फिर वेलकम करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों हम लोग जो है काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो शूट कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का फिर से वही अभाव था। टाइम न मिल पाने की वजह से हम लोग जो है वीडियो नहीं बना पा रहे थे, लेकिन अब जो है इसको स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो हम लोग जो है कक्षा 12वीं के गणित के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम था आव्यूह, और उसमें हम लोग जो है प्रश्नावली 3.2 के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। प्रश्नावली आपकी 3.2 थी और प्रश्नावली 3.2 में हमने जो है प्रश्न 18 तक कवर कर लिए थे। आज इस वीडियो में हम प्रश्न 18 से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि प्रश्न 18, 19, 20, 19 से स्टार्ट करने वाले हैं। 19, 20, 21, 22 ये 4 क्वेश्चन और बचे गए थे आपकी प्रश्नावली 3.2 में। तो आज की इस वीडियो में उसको कवर कर लेंगे, लेकिन वीडियो जो है थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन आपके बड़े हैं। सवाल तो आपका बहुत आसान है, लेकिन वीडियो क्वेश्चन जो है आपके काफी लंबे लंबे हैं और इसलिए इसको पढ़ने में समय लग सकता है। तो इसलिए वीडियो लंबा ज्यादा हो सकता है प्यारे साथी, तो घबराइएगा मत, हम लोग मजेदार तरीके से सवाल को लगाएंगे। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं, क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। ये कह रहा है क्या कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपए का कोष है, जिसे भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। कह रहा है आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपए के कोष को 2 प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटें, जिससे व्यापार संघ को कुल प्राप्त वार्षिक ब्याज एक बार 1,800 रुपया हो और एक बार 2,000 रुपये हो। अब कहने का मतलब यह है कि एक मोटी मोटा के कहानी के रूप में समझा रहा हूं आप लोगों को प्रश्न को। प्रश्न ये कहना चाहता है कि मान लीजिए मेरे पास 30,000 रुपए हैं और इन 30,000 रुपए को मुझे 2 बांडों में या 2 बैंकों में रखना है, और उन पर जो है एक बैंक में रखने पर ब्याज मेरा 5% मिल रहा है और एक बैंक में रखने पर ब्याज जो है 7% मिल रहा है। इन 5% और 7% वार्षिक ब्याज के बाद मुझे जो है टोटल एक बार 1,800 रुपये मिल रहा है और एक बार जो है टोटल क्या बोलते हैं 2,000 रुपया वार्षिक ब्याज मिल रहा है ना। तो मुझे उन 2 बैंकों में कितना रुपया जमा करना पड़ेगा, ताकि एक बार जो है मेरा वार्षिक ब्याज 1,800 रुपया हो जाए और एक बार जो है मेरा वार्षिक ब्याज 2,000 रुपया हो जाए। मतलब ये कह लिया जाए कि मेरे पास टोटल 3,000 रुपए हैं, 30,000 रुपए हैं। अब इस 30,000 रुपए को मुझे 2 बैंकों में रखना है, ताकि 2 बैंकों पर रखना है, कितना रखा जाए ताकि एक बार 1,800 रुपया वार्षिक ब्याज मिले और एक बार जो है 2,000 रुपया वार्षिक ब्याज मिले। तो पहले हम एक ही बात करेंगे, 2 बैंकों में रखना है। एक बैंक में रखने पर 5% वार्षिक ब्याज है और दूसरे बैंक में रखने पर 7% वार्षिक ब्याज है। तो इस 30,000 रुपए को दोनों बैंकों में कितना रख दिया जाए, ताकि जो है टोटल अमाउंट हमारे पास 1,800 रुपया हो जाए, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब 30,000 रुपए को मान लिया जाए कि पहले वाले बैंक में हम लोग 100 रुपया रख दे रहे हैं भाई, पहले वाले बैंक में 100 रुपया रख दे रहे हैं, और दूसरे बैंक में तब आपको रखना पड़ेगा 30,000 में से घटाएंगे x, 30,000 में से घटाएंगे x, जो रुपया बचेगा वही आपका दूसरे बैंक में रख दिया जाएगा, है ना। इस बैंक में रखने पर आपको जो है 5% का वार्षिक ब्याज मिल रहा है, इस बैंक में रखने पर आपको 7% का वार्षिक ब्याज मिल रहा है, और टोटल रुपया आपको मिल रहा है पहली बार में कितना 1,800 रुपये मिल रहा है पहली बार में। तो ध्यान रखिएगा, मुझे 1,800 रुपया वार्षिक ब्याज मिल रहा है, लेकिन ये कह रहा है क्या कि 30,000 रुपए को 2 बैंकों में रखना है, तो कितना रखा जाए। तो वही मैंने कह दिया कि पहले बैंक में 100 रुपया रखेंगे, तो दूसरे बैंक में आपका 30,000 में से घट जाएगा, उतना रखेंगे। अब इसमें जितने 100 रुपया रख रहे हैं उसमें 5% वार्षिक ब्याज है और इस पे 7% वार्षिक ब्याज है। कुल ब्याज मिलाकर मुझे कितना रुपए मिल रहा है वार्षिक ब्याज 1,800 रुपए मिल रहे हैं। तो एक फार्मूला आप लोग जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट या वार्षिक ब्याज का फार्मूला ये होता है क्या कि आई बराबर में सिंपल इंटरेस्ट आई बराबर होता है PRT बटे में आपका 100 होता है। 100 मतलब आपका वार्षिक दर है, ब्याज दर है, जो आपका बटे में 100 आ जाता है जब हम लोग परसेंटेज को बटे में तोड़ते हैं। तो यहां पर कह रहा है कि वार्षिक ब्याज है, 1 वर्ष क्या है, तो 1 वर्ष का मतलब यहां पर समय आपका जो t इसका मान 1 आएगा, तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा आई बराबर में ये आएगा PR और बटे में 100। ये 100 का मतलब आपका R% है और R% एक बार यहां पर 5 है और एक बार आपका 7% है।
तो बटे में बदलेंगे तो 100 आ जाएगा आपका। और फिलहाल ये कह रहा है कि 30,000 रुपए है, 30,000 मतलब जो आपका मूलधन है ये 30,000 रुपए है। इसी को मुझे दो जगह बांटना है, एक बार जो है कितना रुपया बांटे, एक बार कितना जगह बांटे, ताकि कुल वार्षिक ब्याज मुझे कितना मिल जाए, 1800 रुपये मिल जाए। तो मैं जो है यहाँ पर इसको हल कर रहा हूं, यहाँ पे सॉल्यूशन में पहला मैं इसको हल करूंगा, और जैसे जैसे आपका पहला पॉइंट हल किया जाएगा उसी तरह से दूसरा पॉइंट भी हल करेंगे, है ना। तो यहाँ पे मान लिया जाए कि माना प्रथम बांड में ये लिखा जाएगा, प्रथम बांड में निवेशित धनराशि, प्रथम बांड में निवेशित धनराशि x रुपये है। निवेशित धनराशि कितने बेटा आपके पास, x रुपये मैंने मान लिया। इसलिए आपका जो द्वितीय बांड है आपका द्वितीय बांड, इस द्वितीय बांड में निवेशित धनराशि हो जाएगी 30,000 माइनस x रुपया हो जाएगा, 30,000 माइनस x हो जाएगा, है ना। अब 30,000 माइनस x हो जाएगा। अब आपसे ये कह रहा है क्या कि जब हम लोग इन दोनों बैंकों में जमा करते हैं तो पहले बैंक में जमा करने के बाद 5% वार्षिक ब्याज मिलता है और दूसरे बैंक में जमा करने पर 7% वार्षिक ब्याज मिलता है। कुल मिला के ब्याज हमारा बन जाता है कितना, 1800 रुपये बन जाता है ना। तो फार्मूला तो हमारे पास यही है कि I बराबर में PR बटे में 100 है, ये फार्मूला होता है। P का मतलब ये हो गया कि एक बैंक में हम कितना अपना जमा कर रहे हैं। तो एक बैंक में हम लोग x रुपये जमा कर रहे हैं, दूसरे बैंक में 30,000 माइनस x जमा कर रहे हैं। पहले बैंक में जमा करने पर परसेंटेज आपका 5% है और दूसरे बैंक पे 7% है। तो ध्यान रखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट जो टोटल मिल रहा है वो आपका 1800 रुपया है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं मोटी मोटा में कि 1800 रुपया आपको मिल रहा है जमा करने पर, टोटल 68 रुपया मिल रहा है। पहले बैंक में जमा हो रहा है आपका x रुपया, दूसरे बैंक में जमा हो रहा है आपका 30,000 माइनस x रुपया। ये एक आव्यूह फॉर्मेट में लिखना है आपको, आव्यूह गुणनफल में। अब पहले बैंक में जमा करने पर आपको जो है 5% का वार्षिक ब्याज मिल रहा है, दूसरे बैंक में जमा करने पर 7% का वार्षिक ब्याज मिल रहा है। इसको मैंने इस फॉर्मेट में क्यों लिखा, क्योंकि अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में लिखता और इसको इस फॉर्मेट में लिखता तो दोनों का गुणा संभव ही नहीं होता। अगर मैं दोनों को स्तंभ में ही लिखता, इसको भी स्तंभ लिखता तो गुणा संभव ही होता। इसलिए मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो है इस चीज को किस फॉर्मेट में लिखें ताकि आव्यूहों का गुणन निश्चित हो पाए, यही समझना है। और इसी के आधार पे हम सवाल भी लगाएंगे। अब इसका देखो, इसकी कोटि हो जाएगी आपके पास, इसकी हो जाएगी 1 गुणे 2 हो जाएगी, और इसकी कोटि हो जाएगी कितनी, इसकी कोटि हो जाएगी 2 गुणे 1 हो जाएगी। तो गुणा तो इसका संभव हो सकता है, इसका गुणा संभव हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग इसको इसमें स्तंभ में लिखे, इसको भी स्तंभ लिखे तो गुणा संभव ही नहीं है, या फिर दोनों को पंक्ति में लिखे तभी संभव नहीं है। इसलिए पॉसिबिलिटी आपकी ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमें इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा ताकि इनका गुणा संभव हो पाए। आव्यूह गुणन का प्रयोग करना भी है। तो पहले बांड में या पहले बांड में x रुपया, दूसरे बांड में 30,000 माइनस x रुपया। पहले बांड में निवेशित करने पर 5% वार्षिक ब्याज, दूसरे बांड में निवेशित करने पर 7% वार्षिक ब्याज। कुल ब्याज मिल रहा है हमको 1800 रुपये मिल रहा है। अब हल करते हैं भाई, देखते हैं। तो ये आएगा आपके पास 1800 रुपये रहेगा ही। अब इसका हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इसका हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, या इसको पहले हम तोड़ दें तो आएगा बड़े कोष्टक में, ये बटे में है तो मैंने कहा ना 100 बटे में हो जाएगा आपका। तो ये आपके पास आएगा 5, ये जाएगा 5 बटे में 100, और ये आएगा आपके पास 7 बटे में 100 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा कितना, ये मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, ध्यान रखिएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका इसमें करेंगे तो ये आपके पास आएगा 5x और बटे में आएगा 100, हो गया ना। इसका इसमें गुणा करते हैं, इसका गुणा करने के बाद जोड़ते भी हैं, जोड़ देंगे तो कितना आएगा, ये 7 ब्रैकेट में आपके पास आएगा 30,000 माइनस x और बटे में आपके पास आएगा 100, ये भी मिल जाएगा। अब उसके बाद हल करना है, दोनों का हर बराबर है तो ये आपके पास आएगा 1800 बराबर, ये हो जाएगा 5x प्लस में गुणा करेंगे 7 त्रिके 21,000 हो जाएगा, 2,10,000 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो आएगा माइनस में कितना जाएगा, 7x हो जाएगा, और पूरे के बटे में आपके पास आएगा 100। इसका तिरक मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर इसमें तो आएगा 18, 4 0 हो जाएगा, 4 0 बराबर में ये घटाएंगे तो बचेगा आपके पास माइनस में 2x और प्लस में आएगा आपके पास 2,10,000 हो जाएगा। इसको आप इधर भेजिए तो आएगा, इसलिए क्या कि माइनस में 2x बराबर हो जाएगा 18, 4 0 और माइनस में जाएगा 21, फिर हो जाएगा 4 0।
अब 21 में से 18 घटाएंगे तो 21 में से 18 घटाने के बाद मतलब ये है कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 3। तो फिर आएगा माइनस में जाएगा 2x बराबर में आएगा आपके पास माइनस में 30 बचेगा ना, हाँ 30 बचेगा, 3000 बचेगा टोटल के लिया जाए, क्योंकि जीरो में जीरो जाएगा जीरो बचेगा, ये बचेगा 30,000 टोटल बचेगा आपका, ठीक है 30,000। अब ये माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, तो 30,000 बचेगा, 30,000 माइनस माइनस कट जाएगा। अब x का मान निकालेंगे 2 जाएगा बटे में, तो आएगा x बराबर जाएगा आपके पास कितना 30,000 बटे में आएगा 2, भाग करेंगे तो आपके पास आएगा अप्रोक्सीमेट आएगा 15,000 रुपए। इसका मतलब साथी हमें ये याद रखना है कि पहले बैंक में गौर करो जरा, पहले बैंक में हमें 15,000 रुपए जमा करने हैं और दूसरे बैंक में भी बचेगा आपका 15,000 रुपए, तो दोनों बैंकों में 15,000 रुपए जमा करने हैं, जिसपे पहले बैंक पे 5% वार्षिक ब्याज, दूसरे बैंक पे 7% वार्षिक ब्याज मिलेगा, टोटल ब्याज हमें मिल जाएगा 1,800 रुपए, ठीक है ना। तो पहले बैंक में हमें 15,000 रुपए जमा करने हैं और दूसरे बैंक में हमें भी 15,000 रुपए जमा करने हैं। तो यहां पर लिख लीजिएगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, थोड़ा सा इसको मिटा दे रहा हूं। क्या लिखेंगे यहां पर कि अतः लिखेंगे यहां पर क्या, अतः प्रथम बांड में निवेशित धनराशि कितनी हो जाएगी आपके पास 15,000 रुपए, और दूसरे या द्वितीय बांड में निवेशित धनराशि इसमें भी आएगा आपका 15,000 रुपए। तो दोनों बांड में हमें 15,000 रुपए जमा कर देने हैं, ठीक ना। ये आपका पहले एक आंसर पूरा यहां से यहां तक है, आप इसको देख करके बढ़िया से नोट कर सकते हैं, ठीक साथियों। तो चलिए मैं इसको अब मिटा करके हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि इसका बी वाला पार्ट क्या है, क्योंकि अब इसमें 1800 जगह बी 2000 लेना है, 2000 पे अब बात करनी है, देखते हैं कितना आता है हमारा। इसको मिटाता हूं, तो प्यारे साथी हमने अभी ए वाला हल किया, बी वाले में हमारे पास जो है कुल वार्षिक ब्याज 2000 रुपए आए। तो वही फार्मूला की आई बराबर पी आर टी बटे में 100 है, सेम वही चीज लगाना है, बस यहाँ पे 2000 आ जाएगा। तो वार्षिक ब्याज जो है आपका ये 2000 रुपए है, 2000 रुपए बराबर मूलधन एक बार x रुपया जमा हो रहा है, तो बड़े क्वेश्चन में आपके पास आएगा x, और दूसरी बार में दूसरी बैंक में जमा कर रहे हैं 30,000 माइनस x। पहले बैंक में जमा करने पर वार्षिक ब्याज 5% की हो जाएगा आपका 5%, और हो जाएगा आपका 7%। चीजें लगभग सेम है, बस हमें पहला वाला समझना था। अब इसको हल करते हैं भाई, तो ये आपके पास आएगा 2000 बराबर बड़े क्वेश्चन में जाएगा x, ये हो जाएगा 30,000 माइनस x, और बट्टे में आपके पास कितना आ सकता है देखिए जरा ध्यान से, ये तो आएगा आपके पास 5 बटे में 100, और ये आएगा आपके पास 7 बटे में 100, ठीक है ना। अब इसका गुणा करते हैं भाई, ये आपका 30,000 है, गुणा करेंगे तो आएगा 2000 बराबर इसका गुणा करेंगे तो फिर आपके पास आएगा 5x बटे में 100, फिर आएगा इसे गुणा करेंगे तो आएगा 7 तरीके 21 का ले जाए, 7 तरीके 21, 4 0 माइनस हो जाएगा 7x, और बटे में आपके पास आएगा 100, दोनों का बराबर इसका तिरक गुणा कर देंगे तो आपके पास आएगा 2000 और डबल 0 बढ़ जाएगा, बराबर में घटा देंगे इसको तो माइनस में आएगा आपके पास 2x, फिर प्लस में आपके पास आएगा 21,000, सॉरी 2,10,000 हो जाएगा, 2,10,000। ये आपका टोटल 2 लाख है और ये 2,10,000 है, तो इसको आप इधर भेजेंगे तो आपके पास आएगा इसलिए कितना माइनस में आएगा 2x, बराबर हो जाएगा आपके पास आएगा 2 लाख माइनस में 2 लाख माइनस में जाएगा 2,10,000, तो ये घटाएंगे 10,000 बचेगा, आएगा आपके पास माइनस 2x बराबर हो जाएगा माइनस में 10,000, और ये माइनस माइनस कट जाएगा, x बराबर आएगा 10,000 और बटे में आपके पास आएगा 2, हल करेंगे तो आएगा x बराबर हो जाएगा 5,000, तो ये आपको मिल गया 5,000 रुपए मिल गए। इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास वार्षिक ब्याज 2,000 रुपए आता है तो पहले वाले बैंक में हम लोग 5,000 रुपए जो है
5,000 रुपये जमा करेंगे और दूसरे वाले बैंक में 30,000 में से 5,000 घटाएंगे तो 25,000 बचेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या कि अतः प्रथम बॉन्ड में या प्रथम बैंक में कुछ लिख सकते हैं यहाँ पर, प्रथम बॉन्ड में निवेशित धनराशि हो जाएगी आपके पास 5,000 रुपए। प्रथम बॉन्ड में निवेशित धनराशि कितनी बेटा? 5,000 रुपए। और द्वितीय बॉन्ड में निवेशित धनराशि ये हो जाएगी आपके पास कितना? 30,000 माइनस 5,000 और ये बराबर में आपके पास आएगा 25 कितना? 1,000। तो इस तरह से हमने क्या किया कि ए और बी तो बड़ा आसानी से निकाल लिया। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था लेकिन चीजें हमें समझनी थी कि आई बराबर होता है पीआरटी, जहां पर वार्षिक बात कर रहा है मतलब 1 साल की बात कर रहा है, तो यहाँ पर टी का मान जो है, टी का मान हम इन्हें 1 ले लिया तो आई बराबर में आपके पास पी आर बटे में हो गया 100 का मतलब आपका परसेंटेज के रूप में है ये, जहां पर मैंने इसको बदल के ये फॉर्मेट में लिख दिया। इस तरह से हमने दोनों ए और बी को निकाल लिया। अब लोग साथी इसको मिटा करके बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कहता है। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ अब। तो साथियों हमने जो है अभी क्वेश्चन नंबर 19 खत्म किया। अब हमारे पास 20 क्वेश्चन है। 20 भी थोड़ा सा पढ़ने में लेंदी लगेगा, ज्यादा लंबा लगेगा, लेकिन हम लोग आराम से पढ़कर इसको भी हल कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। ये कह रहा है किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। 3 पुस्तकें हैं, एक रसायन विज्ञान की, एक भौतिक विज्ञान की और एक आपके पास अर्थशास्त्र की पुस्तक है। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपया, 60 रुपया, 80 रुपया प्रति पुस्तक है। आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये, मतलब दुकानदार के पास जो है एक रसायन विज्ञान की, भौतिक विज्ञान की और अर्थशास्त्र की 3 किताबें हैं। तो मैं लिखता हूं पहले किताबों की संख्या, यहां पर स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहीं पे नीचे लिख रहा हूं सोल्यूशन में कि किताबों की संख्या या पुस्तकों की संख्या, ऐसे लिखा जाए पुस्तकों की संख्या। और पुस्तकों की संख्या आपके पास दी है 10, रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या 10 हो गया ये। उसके बाद जो है भौतिक विज्ञान का दिया है 8, तो हो जाएगा 8 और अर्थशास्त्र का दिया है 10, तो हो जाएगा 10। लेकिन ध्यान रखना है दर्जन बोला है, इसका मतलब इन सब में 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन सभी में जो है प्यारे साथी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। और पुस्तकों की संख्या को मैं मानता हूं P, कोई आप भी मानता हूं P बराबर में हो गया इतना। अब 12 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा P बराबर, गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा 100 कितना 20, 12 बटे 96 ये आएगा 96 और ये भी हो जाएगा 120। तो आ गया आपके पुस्तकों की संख्या कुल इतनी हो गई। रसायन विज्ञान के पुस्तकों की संख्या 120 है, भौतिक विज्ञान के पुस्तकों की संख्या 96 है और अर्थशास्त्र के पुस्तकों की संख्या 120 है। अब रसायन विज्ञान के एक पुस्तक की कीमत 80 रुपया और भौतिक विज्ञान के एक पुस्तक की कीमत 60 रुपया और अर्थशास्त्र के पुस्तक की कीमत 80 रुपया है यहां पर। तो देखेंगे यहां पर क्या कि पुस्तकों की कीमत या पुस्तकों का मूल्य, विक्रय मूल्य, ऐसे लिखा जाए यहां पर क्या कि पुस्तकों का विक्रय मूल्य, पुस्तकों के विक्रय मूल्य को मैं जो है एक आव्यूह क्यों मान लेता हूं और क्यों बराबर में हम ले रहे हैं। यहां पर पहले पुस्तक की कीमत आपके पास 80 रुपया है, दूसरे पुस्तक कीमत आपके पास 60 रुपया है, तीसरे पुस्तक कीमत आपके पास 80 रुपया ये फिर दे दिया है। मैंने ऐसा क्यों लिया? क्योंकि यहां पर देखो जरा ध्यान से, अगर मैं इसको पंक्ति में नहीं लेता और इसको स्तंभ में नहीं लेता तो दोनों का गुणनफल संभव ही नहीं होता, है ना। इसलिए हमें इस बात को लेना पड़ेगा कि मुझे संख्याओं और पुस्तकों की संख्या को किस प्रकार लेना ताकि इन दोनों गुणा हो पाए। अब मान लो कि जब ये पुस्तक बेच रहा है तो कुल जो धनराशि प्राप्त हो रही है, मतलब इनका गुणा कर देंगे हम लोग आराम से, जो कुल धनराशि प्राप्त हो रही है उस कुल धनराशि को जो है मैं C मान लूं। C कह दिया जाए कि प्राप्त कुल धनराशि, आपकी प्राप्त कुल धनराशि हो गई भाई। और C बराबर में आपके पास आएगा क्या कि P
क्रॉस क्या जी क्यू, मतलब पी और क्यू गुणा करना पड़ेगा। तो पी का तो मान आपके पास यूं दिया है, यूं जो है यहां पर दिया है क्या 120 और फिर दिया है 96, फिर दिया 120 और क्यू का मान आपके पास दिया है कितना 80 और ये जाएगा 60 और ये जाएगा 80, ये दिया है। अब गुणा करना है तो हम लोग जानते हैं कि ऐसे गुणा करते हैं, हम लोग ऐसे गुणा करते हैं 120 को 80 में करेंगे तो आपके पास आएगा 12/96, 12/96 हो जाएगा, ये आएगा आपके पास कितना 9600। अब इसका इस गुणा करेंगे तो ये जीरो तो रहेगा आपका, 6 गुणा 6 में करेंगे 36 और 9 छक्का 54, 54 और 54 3 कितना हो जाएगा आपका 57, तो हो जाएगा आपके पास 57। इसे गुणा करेंगे तो ये भी आपके पास आएगा 12/96, ये मिल जाएगा हमको। आज सबको जोड़ते हुए चलते हैं ना, सबको जोड़ते हुए चलते हैं। अब इसके बाद हल करेंगे तो बताओ जरा कितना आएगा, ये जोड़ेंगे तो आपका 0 0 0 मतलब आपका 0 रहेगा, ये भी 0 6 मतलब यहाँ पे 6 आएगा, फिर 6 7 7 6 13 सॉरी हाँ 7 6 13 13 और 6 कितना हो जाएगा आपका 13 6 हो जाएगा आपका 19, 19 के 9 हासिल आया 1, फिर 9 9 और 5 14 14 और 9 14 और 9 कितना हो सकता है 14 9 आपका 23 23 हो जाएगा कितना आपका 24। तो टोटल कितना रुपया आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास प्यारे साथी 24,960 रुपया। इतना रुपया टोटल जो है आपको दुकानदार को धनराशि प्राप्त होगी, मतलब कुल प्राप्त धनराशि आपकी 24,960 रुपया प्राप्त होने वाली है। तो सिंपल था ये भी क्वेश्चन, है ना, बहुत आसान था। मैंने पुस्तकों की संख्या दी थी, लिख दिया यहाँ पर, और पुस्तकों का विक्रय मूल्य मैंने मान लिया, और हम जानते हैं कि भाई जब तक गुणा नहीं करेंगे तब तक मिलेगा ही नहीं, इसलिए मैंने कुल धनराशि को मान लिया सी, और सी बराबर में होगा पी क्रॉस क्या क्यू, मतलब पी गुणे क्यू हो जाएगा। पी का मान हमारे पास ये दिया है, क्यू का मान हमारे पास ये दिया, गुणा किया जोड़ा तो ये आ गया हमारे पास। तो बहुत आसान था क्वेश्चन, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं इसको मिटा करके हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, और 21 देखते हैं हमारा क्या कहता है। तो साथ ही हमने जो है क्वेश्चन नंबर 19 20 खत्म किया। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 21 आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा भी हूं, एक बार क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ने से पहले आपके बुक में ये ऊपर लिखा है था, तो मैं इसको लिखा भी हूं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है क्या कि मान लीजिए कि कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल J और कैपिटल W तथा P क्रमशः 2 × N, 3 × K, 2 × P, N × 3 तथा P × K कोटियों के आव्यूह हैं। नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 21 तथा 22 में सही उत्तर चुनिए। मतलब 21 और 22 में दो बातें यहां पर है। 21 मतलब मैंने लिखा है, इसके बाद 22 वाला लिख करके फिर बता दूंगा 22 वाला क्या कहता है। 21 वाला कह रहा है क्या कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा। 4 ऑप्शन दिए आपके पास है, इनमें से कोई एक सही होगा। तो पहले तो आपके पास ये दिखा है क्या कि जो x है, x की कोटि आपके पास 2 × n है। तो मैं लिखता हूं यहां पर हूं, जो आपका x वाला है, ये x वाला, इस x की कोटि आपके पास ये दी है कितना 2 × n दिया हुआ है। y की कोटि है तो y की कोटि साथी आपके पास दिया है, y की कोटि हो जाएगी 3 × k, और उसके बाद z है, z की कोटि 2 × p, z की कोटि हो जाएगी 2 × स्मॉल p है ये, और w की कोटि जो w है, इस w की कोटि आपके पास है n × 3, n × 3, और p की कोटि आपके पास है कैपिटल P की कोटि आपके पास है स्मॉल p × k, इतनी कोटि दी है। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के पी में क्या प्रतिबंध होना चाहिए। तो पी वाई लेते हैं यहां पर, पी वाई और प्लस में आपका डब्ल्यू वाई, इसकी बात कर रहा हूं मैं। पी की कोटि आपके पास है, पी कोटि हो जाएगी स्मॉल p × तो साथी y की कोटि हमारे पास है कि 3 × k, 3 × k, और w की कोटि तो मैं यहां लिख रहा हूं, w की कोटि आपके पास है n × 3, n × 3, और इसकी कोटि आपके पास है y की कोटि फिर हो जाएगी 3 × k, तो 3 × k, ठीक है ना, यहां तक तो बात समझ आ रही है। इसका मतलब यह है कि इन दोनों का गुणा तभी पॉसिबल हो सकता है, इन दोनों गुणा तभी पॉसिबल हो सकता है जब जो है k 3 के बराबर जाए। मतलब पहला केस तो आपको यही मिलेगा कि k जो है 3 के बराबर जाए, पहला केस है। दूसरा केस ये मिल सकता है क्या कि यहाँ पे तो बराबर है, ये बराबर है, इसका मतलब इन दोनों का गुणा करने के बाद, इन दोनों का गुणा करने के बाद जो रिजल्ट वाला आव्यूह मिलेगा, इन दोनों गुणा करने के बाद जो रिजल्ट वाला आव्यूह मिलेगा उसकी कोटि n × k हो जाएगी, है ना, n × k हो जाएगी। तो यहां पर n × k,
n गुणे k का मतलब ये हो गया कि n गुणे k, और यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि इसका गुणा करने पर आपके पास इसका गुणा करने के बाद जो है गुणा करने के बाद रिजल्ट वाली कोटि आएगी p गुणे k हो जाएगी। मतलब ये कह लिया जाए इस तरह से कि इसका गुणा करने के बाद जो है आपका n गुणे k की कोटि मिलेगी और इसका गुणा करने के बाद आपके पास मिलेगी p गुणे k की कोटि मिलेगी। तो दोनों कोटि बराबर तब होगी जब ये k के बराबर तो p n के बराबर होना चाहिए। मतलब ये कि अगर इन दोनों को जोड़ना है, ये जोड़ना है, तो इनकी कोटि बराबर होती तभी जोड़ते हैं, है ना। तो k तो बराबर ठीक है, p भी किसके बराबर होना चाहिए, n के बराबर होना चाहिए। तो यहां पर आपके पास p बराबर में क्या मिलेगा, n। एक तो आपको k का मान 3 और p का मान n के बराबर होना चाहिए। मतलब कंडीशन हमारे पास आएगा k बराबर 3 कामा p बराबर में कितना, n। ये वाला ऑप्शन मिलना चाहिए कहीं पे। तो ऑप्शन देख रहे हैं कि पहले वाले में मिल रहा है, तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके लिए सही हो जाएगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था ये, मतलब बेहतरीन तरीके से समझना था, है ना। अब इसको मैं मिटा देता हूं और मिटाने के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 22 पे आते हैं। 22 वाला देखते हैं कि क्या कहता है क्वेश्चन। मैं इस वाले को मिटाकर 22 पे लिखता हूं, ठीक है साथियों। हमने अभी जो है क्वेश्चन नंबर 21 देखा और क्वेश्चन नंबर 21 काफी मजेदार था, जबरदस्त सवाल था। अब हमारे सामने 22 वाला कह रहा है क्या कि यदि n बराबर p तो आप 7x - 5z की कोटि क्या होगी। n बराबर p दे रखा है, तो मुझे इसकी कोटि पता करने की इन चारों में से क्या होगा। देखते हैं, आपके पास ये दिया है क्या, 7x दिया है, 7x माइनस में हो जाएगा आपके पास 5z। अब x की कोटि तो आपके पास होती है 2 गुणे n, इसकी कोटि हो जाएगी आपके पास 2 गुणे n। z की कोटि आपके पास है 2 गुणे p, 2 गुणे p, ठीक है ना। ये तो हो गया। अब इन दोनों का जो गुणा करेंगे, इन दोनों गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या बन करके निकलेगा, ध्यान रखना इस बात का है। बन करके ये निकलेगा कि n बराबर में p है, n बराबर में p है। ये पहले से बोल दिया कि n जो है p के बराबर है, मतलब ये बोल दिया आपके पास कि n बराबर में p है। तो n बराबर p है। अब n बराबर p है तो मुझे जो है इसकी पूरी कोटि बतानी है। तो इन दोनों घटाया जा रहा है और दो आव्यूहों को तभी हम घटा सकते हैं जब इन दोनों आव्यूहों की कोटि बराबर होगी। और दोनों आव्यूहों की कोटि बराबर होगी तब इन दोनों आव्यूहों घटा सकते हैं। मैंने इसकी कोटि और इसकी कोटि लिख दी है, जिसमें से ये कह रहा है प्रश्न में कि n बराबर p है। यहां पर n का मान p के बराबर है, तो कहने का मतलब ये कि 2 तो 2 के बराबर है, n का मान p के भी बराबर है। तो हमारी जो कोटि तैयार होगी वो तो या तो 2 गुणे n होगी या फिर जो है आपका 2 गुणे p होगी, क्योंकि जो है n बराबर p है तो या तो 2 गुणे n आएगा या तो 2 गुणे p आएगा। अब इन्हीं दोनों में से कोई एक ऑप्शन मैच करना चाहिए। देखते हैं भाई कि कोई है आ रहा है क्या, 2 गुणे n या 2 गुणे p, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो पहले में तो p गुणे 2 नहीं, 2 गुणे n यहां पर है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है आपका ये सही हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि 2 गुणे p, ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें ऑप्शन कहीं दिया नहीं है 2 गुणे p, इसलिए हमने 2 गुणे n यहां पर लिया है, ठीक है ना। तो सिंपल क्वेश्चन था ये। आई होप, मुझे उम्मीद होगी कि आप लोग सब लोग में आया होगा। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 22 भी खत्म कर लिया। तो प्यारे साथियों, प्रश्नावली जो आपका 3.2 था, इसमें हमने सभी क्वेश्चन एक एक करके हल कर लिए हैं और मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट भी बना दी है आव्यूह की। आप सभी साथी जाकर के प्लेलिस्ट में देकर के हर एक लेक्चर को बड़े तरीके से समझ करके नोट्स बना सकते हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, अगली प्रश्नावली की स्टार्ट करने वाले अगले बेसिक थ्योरी के ऊपर। तब तक के लिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ये आज का वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद, नमस्कार।